नमस्कार। मैं प्रवीण बाबू, सहायक प्राध्यापक भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ बीएड प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं के लिए कोर्स CC2 के इकाई प्रथम से प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत। प्रयोजनवाद एक मानवतावादी दर्शन है। यह संसार और उसकी वस्तुओं एवं क्रियाओं के कारणों पर उतना ही विचार नहीं करता जितना मानव जीवन में उसकी उपयोगिता पर विचार करता है। फिर भी एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए इसने उसके कारण पक्ष पर विचार किया है, परंतु इस विचार का आधार मानव को ही माना है। प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा को यदि हम सिद्धांतों के रूप में निम्नलिखित रूप से लिख सकते हैं। सर्वप्रथम, यह संसार अनेक तत्वों एवं क्रियाओं का परिणाम है। प्रयोजनवाद इस ब्रह्मांड के किसी आधारभूत तत्व की खोज और व्याख्या करने के झमेले में नहीं पड़ता। प्रयोजनवाद इस ब्रह्मांड के किसी आधारभूत तत्व की खोज और व्याख्या करने की झमेले में नहीं पड़ता। यह तो यह मानता है कि इस संसार की रचना अनेक तत्वों के बीच अनेक प्रकार की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुई है। इसके अनुसार यह क्रिया सदैव होती रहती है, यह क्रिया सदैव निरंतर होती रहती है। इसलिए यह ब्रह्मांड सदैव निर्माण की अवस्था में है। इस ब्रह्मांड का सदैव निर्माण हो रहा है। इस प्रकार यह बहुतत्ववादी दर्शन है जो क्रिया को निर्माण का आधार मानता है। अगला, यह भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। प्रयोजनवादी उपयोगिता के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। इसके अनुसार वही वस्तु, क्रिया अथवा विचार सत्य है जिसकी मानव जीवन में व्यवहारिक उपयोगिता है। इनके अनुसार वही क्रिया अथवा विचार सत्य है जिसकी मानव जीवन में उपयोगिता है। इस कसौटी पर कसने पर यह भौतिक संसार सत्य उतरता है और आध्यात्मिक संसार असत्य। यहाँ हमें यह समझ लेना चाहिए कि हर समय और हर स्थिति में किसी वस्तु, क्रिया अथवा विचार की मानव दृष्टि से व्यवहारिक उपयोगिता नहीं होती। इसलिए प्रयोजनवाद किसी शाश्वत सत्य अथवा मूल्य में विश्वास नहीं करते। अगला, आत्मा एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है और परमात्मा मनुष्य की कल्पना मात्र है। प्रयोजनवादी उपयोगिता के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। यह किसी सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास नहीं करता। आत्मा को ऐसे तथ्य के रूप में देखता है जो क्रिया करता है। इसका स्पष्टीकरण है कि सामाजिक पर्यावरण में यह आत्मा क्रियाशील होती है और इसकी क्रिया की दशा सामाजिक पर्यावरण से अनुकूल होती है। परमात्मा के बारे में प्रयोजनवादियों का विचार है कि यह मनुष्य की कल्पना मात्र है जिसके रूप सदैव बदलते रहते हैं, इसलिए उसे पूर्ण सत्व नहीं कहा जा सकता। अगला, मनुष्य का विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। मानव विकास के संबंध में आदर्शवादी आत्मा के आधार मानते हैं और प्रकृतिवादी उसके प्रकृति को, लेकिन प्रयोजनवादी का तर्क है कि यदि एक व्यक्ति को मानव समाज से दूर कहीं जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें मानवीय गुणों और क्षमताओं का विकास नहीं होता है। तब उसके विकास का कारण उसकी आत्मा अथवा प्रकृति को कैसे माना जा सकता है? प्रयोजनवादियों के अनुसार मनुष्य समाज की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से ही अपना विकास कर सकता है। अगर वह सामाजिक क्रियाओं में भाग नहीं ले रहा है तो उसका विकास नहीं हो सकता है। अगला, मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। प्रयोजनवादी मनुष्य जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करते। यह उससे उतनी ही आशा करते हैं कि वो अपनी समस्याओं को समझकर उसको हल करे और
अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करें। यह उसके साथ यह भी चाहते हैं कि संसार जो भी निर्माण की अवस्था में है उसे इस प्रकार की गति दे जिससे ऐसे वातावरण का निर्माण हो सके जिसे मनुष्य मात्र को सुख मिले। अगला, सुखपूर्वक जीने के लिए सामाजिक विकास आवश्यक होता है। प्रयोजनवादी मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं। उसका स्पष्टीकरण है कि मनुष्य कभी अकेला नहीं रह सकता। यदि उसे अकेला छोड़ दिया जाता है तो वह मानवीय जीवन व्यतीत नहीं कर पाता, परंतु समाज में वह तभी रह सकता है जब वह उसके साथ अनुकूलन करे। हर समाज की अपनी भाषा होती है, अपनी सभ्यता और संस्कृति होती है। मानव सभ्यता में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा, सहन शक्ति आदि गुणों का होना अनिवार्य है। व्यक्ति किसी समाज में तभी अनुकूलन कर सकता है जब वह इन सबको ग्रहण कर लेता है। इसे ही दूसरे शब्दों में समाजीकरण व स्वसंस्कृतिकरण अथवा सामाजिक विकास कहते हैं। जब तक किसी समाज के सदस्य अपने समाज में समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए संवेदनशील नहीं होते, तब तक उनकी सुख सुविधा की प्राप्ति हाथ में नहीं बटाते, तब तक सामाजिक दृष्टि से उन्हें विकसित नहीं कहा जा सकता। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य सुखपूर्वक तभी जी सकता है जब उसका सामाजिक विकास हो। सामाजिक विकास के बिना वह सुखपूर्वक जी ही नहीं सकता, वह अंदर अंदर घुटता ही रहेगा। अगला, सामाजिक विकास के लिए सामाजिक कुशलता आवश्यक होती है। प्रयोजनवादी प्रयोजनवादी केवल शब्दों में विश्वास नहीं करते, अपितु व्यवहारिक प्रयोग में विश्वास करते हैं। कोई समाज केवल सामाजिक भावनाओं के आधार पर ही विकास नहीं कर सकता, उसके लिए सदस्यों में क्रियाशक्ति भी होनी चाहिए। इस क्रियाशक्ति के द्वारा उसे अपनी समस्याओं का व्यवहारिक समाधान करना चाहिए। भौतिक आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति के लिए कोई उद्योग, उत्पादन अथवा व्यवसाय करना चाहिए। इस क्षेत्र की तरक्की के लिए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नित्य नए तथ्यों का पता लगाना चाहिए, उन तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए, उसकी उपयोगिता हो। प्रयोजनवादी इसी को सामाजिक कुशलता कहते हैं। सामाजिक कुशलता का दूसरा पक्ष सामाजिक व्यवहार है। इसमें प्रेम, सहानुभूति और सहयोग अपेक्षित होता है। इसके लिए व्यक्ति को सामाजिक हित के आगे अपने वैयक्तिक हितों का त्याग करना होता है। जब तक मनुष्य में इस शक्ति का विकास नहीं होता, तब तक वह समग्र रूप से सुखी नहीं हो सकता। एक उदाहरण के साथ देखना चाहेंगे कि आज कोरोना नामक महामारी जो पूरे विश्व स्तर पर व्याप्त है, उसकी वैक्सीन, उसकी दवा, उसका उपचार एक सामाजिक आवश्यकता है। समाज के लोगों की आवश्यकता है और इसकी आवश्यकता की पूर्ति करना इस मानव जीवन का परम लक्ष्य है। अब व्यक्ति सामाजिक आवश्यकताओं को अगर पूरित नहीं कर सकता तो निश्चित रूप से उसका सामाजिक लक्ष्य, उसका जीवन पूरित नहीं हो पाता। अगला, राज्य एक सामाजिक संस्था है। प्रयोजनवाद की दृष्टि से राज्य कोई दैविक संस्था नहीं है, अपितु यह मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए निर्मित एक सामाजिक संस्था है। इसे व्यक्ति और समाज दोनों के हित का ध्यान रखना चाहिए। प्रयोजनवादियों के इस विचार ने लोकतंत्रीय शासन प्रणाली को बड़ा बढ़ावा दिया है। प्रयोजनवादी किसी निश्चित सत्य में विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि वे मनुष्य की शिक्षा के उद्देश्य, पाठचर्या, शिक्षा विधियों आदि कुछ भी निश्चित नहीं करते, केवल उसके निर्माण के सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। शायद यही कारण है कि आज के ये प्रयोजनवादी विचारधारा सटीक बैठता है आज के समाज के दृष्टिकोण से। जो शिक्षा का उद्देश्य, पाठचर्या, शिक्षण विधियां हैं, आज वो शिक्षण विधि कहीं निश्चित नहीं है।
देख रहे हैं कि आज हम घर बैठे बच्चों के लिए जूम ऐप के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप या अन्य तकनीकी उपकरणों की सहायता से हम नए नए शिक्षण आयाम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आज की सामाजिक आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अध्याय में हम शिक्षा का संप्रत्यय को लेकर के उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।